आप सब लोगों का एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने का शुक्रिया। आज हम मुख्तसरन 3 इशू पे अवाम के साथ अवामी मैंडेट से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये बात करना चाह रहे हैं कि 1 साल पूरा होने को आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था। नेशनल असम्बली में पहली मरतबा हमारे पास 180 सीटें आई थी। पंजाब में हम मेजॉरिटी में थे और केपी में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी। ओवरनाइट ये सारी मेजॉरिटी खत्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया था। इस पाकिस्तान में तो क्या इंटरनेशनली भी अगर कोई व्लॉगर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या कोई भी इवन एकेडमी में भी किसी को पढ़ाने वाला है, वो एक चीज जरूर जानता है कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट ओवरनाइट चेंज हो गए थे। हमने कई मरतबा कहा भी, एहतजाज भी किया, जलसे जुलूस भी किए, हमने पिटीशनें भी फाइल की, हमने दरखास्त की, मुतालिबात भी रखे कि कोई कमीशन हो, इस बात का तयन हो कि अवाम का मैंडेट का एहतराम हो, कभी वोट चोरी ना हो, जिसके हक में वोट डाला गया हो उसके हक में वोट काउंट किया जाए। न कमीशन बना, ना हुकूमत ने उस पर गौर किया, ना अदलिया ने उसका नोटिस लिया, ना इलेक्शन कमीशन जो इस सब काम में मुलव्वस था और बराबर का शरीक था। हमारा मैंडेट का तहफ्फुज करना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी, वो आईनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गया था। जो हमने पिटीशनें फाइल की थी, 74 पिटीशनें फाइल की थी, उस 74 पिटीशनें में आज तक न कोई फैसला हुआ, न उसमें मेरिट पे कोई भी केस आगे बढ़ सका। ये इस पे रिलेटेड जो इदारे, जो तंजीमें हैं, जो मुफस्सल किस्म की रिपोर्टें हैं, उनमें से एक पटन की रिपोर्ट भी है। इंशाल्लाह आज सलमान राजा साहब उस रिपोर्ट का भी आपको तफसील से जिक्र करेंगे। हम आज भी यही मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। इसके साथ साथ एक और जिक्र करना चाहेंगे, और वो है कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, उसके नतीजे में बलूचिस्तान हाईकोर्ट में 3 जजेस का तैनाती हुई, इस्लामाबाद में 2 जजेस की, पेशावर में 10 जजेस की, लाहौर हाईकोर्ट में 9 जजेस की और सिंध हाईकोर्ट में 12 जजेस की तैनाती हुई। ये तकरीबन 46 जजेस की तैनाती हुई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी 7 जजेस आ गए, 6 परमानेंट जजेस हो गए, 1 एक्टिंग जज हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है, और वो पहले दिन हमने टेकअप कर ली थी ये पॉइंट जुडिशल कमीशन के सामने कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बाय अदालत सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजेस की तैनाती ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वोट के जरिए से कमीशन आगे बढ़ा और तैनाती हुई। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 26वीं तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट के वो मुहतरम जज साहिबान करें जो 26वीं तरमीम से पहले तैनात थे, ताकि ये खदशा ना हो कि बायस हो और वो जज जो इसकी बेनिफिशरी है उनको वो खुद अपने कॉज में जज ना बने। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात हो। खान साहब ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे कि सियासी हल, मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत ने यह समझा कि यह कोई CSS या स्कूल के बच्चों का एग्जाम है कि पर्चा हम खोलेंगे तो जिस वक्त टिक क्लॉक होगा तो फिर आपको वहां ही हम ओपन करके आप कहेंगे कि आपके डिमांड पे हमारा जवाब क्या है। इसलिए हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका जाया हो गया। उसके बाद खान साहब ने कुछ लेटर लिख के, लेटर जिसको भी एड्रेस हुए, खान साहब ने एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह की हैसियत से इस मुल्क में पावरफुल आदमी के सामने अपने खदशात का इजहार किया। अवामी जज्बात का उस लेटर में आकस है। खान साहब ने कहा फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, हम इतराफ करते हैं, लेकिन पब्लिक में और फौज में खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब ने उनके कुछ वजूहात बयान किए कि कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे खलीज किसी सूरत पैदा ना हो, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उस लेटरों को एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है और उस पर भी खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे हम असेंबली में भी बात करेंगे, सेनेट में भी बात करेंगे। जब जब सेनेट और असेंबली में पॉइंट मांगते हैं या पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलता नहीं, मिले तो म्यूट होता है। और अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर और लोगों को आप इतना स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा। ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब वक्त है कि दानिशमंदाना फैसले करें और मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। जी शफी साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा। देखें और उसको अगर और ममालिक के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ उसका मुवाजना करें तो हमें उनमें और हम में फर्क ये है, उनकी तरक्की में, उनकी खुशहाली में और हमारी बदहाली में, हमारी सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, समाजी अदम इस्तेकाम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस, हमारी जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं, इस सब का जो जुड़ता है वो ये है कि जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने अपने ममालिक में एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराया है जिससे कि हकीकी अवाम के नुमाइंदे उनके पार्लियामान में बैठे। हमारे यहाँ आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनकी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, लेकिन खास तौर पे जो ये आखिरी इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसने तमाम तर वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कि धांधली में किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को होता क्या है, जब वो लोग पार्लियामान में बैठते हैं जो कि असल अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो उनकी एक इखलाकी जवाज उनका बैठने का नहीं बनता। वो जवाबदेह अवाम को नहीं होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो उनको लाए होते हैं। उनके आप कवानीन देख लें, ये कवानीन जिस तरह के 26वीं तरमीम है, जिस तरह के इस्लामाबाद का पब्लिक ऑर्डर का जो बिल था, पीका लॉज हो गए और इस तरह के सारे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये सिर्फ वही पार्लियामान बना सकती है जो कि अवाम के वोट से नहीं आई हुई। ये वो लोग हैं जो कि बिठाए गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका एक नतीजा है, वो ये है कि मुल्क में जब से खास तौर पे 8 फरवरी के बाद जो मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम ने जन्म लिया, उसने माशी गैर इस्तेकाम पैदा किया, समाजी वो किया, अदम इस्तेकाम पैदा किया और गज़ के हर तरह की तरफ एक तज़ब्ज़ुब, खौफ और एक गैर यकीनी सूरत हाल की कैफियत है। और उससे कभी भी कोई मुल्क जो कि इतने महाजों पे लड़ रहा हो, वो नहीं उससे नवरदाजमा हो सकता, क्योंकि अवाम जिन्होंने भेजा था, जिन लोगों को उनके मैंडेट को चुरा लिया गया, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया और एक ऐसे लोग बिठाए गए जो कि बुरी तरह हारे हुए थे। वो सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब खान इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। तो अगर तो हमने इसका एक शाखसाना देखा 1971 में, जिसमें कि एक मेजॉरिटी पार्टी को इक्तदार नहीं मुंतकिल किया और आज वही पार्टियां जो कि उस वक्त सहूलतकार थी, आज भी वो उसी की सहूलतकारी कर रही हैं, जिससे कि हमारा आधा मुल्क टूट गया। अब ये जो बचा कुचा है, इसको अगर हमने खुशहाली देनी है, इसमें अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, इसमें हमने कानून की हुक्मरानी लानी है, इसमें हमने अदालतों को आजाद करना है, ये सब तब होगा। और कवानीन ऐसे बनाने हैं जो कि अवाम के और जो इदारे हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बने, बजाय इसके कि उनको उनका गला दबाया जाए। और ऐसे कवानीन, ड्रैकोनियन कवानीन, जिसमें कि कोई उसमें आवाज भी बंद कर दी जाए, जो इस सारे हमारे आइन की जो चीजें हैं उसकी खिलाफवर्जी हो रही है। तो बुनियादी असल मसला जुड़ा हुआ है एक धांधली ज़दा इंतखाबात, फिर धांधली भी ऐसे नौयत की कि जिसकी कि सारी रिपोर्ट्स जो कि अभी बात करेंगे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
पार्टी नहीं बनेगा, जब तक कि वो उसका सहूलतकार नहीं बनेगा इस किस्म की एक्टिविटीज का, तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप भले कहते रहें कि आपने इकोनॉमी बेहतर कर ली है, लेकिन जो असल लोग हैं, आप लोग हैं, हम सब हैं, अवाम जानते हैं कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने और शिबली फराज साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में बातचीत कर ली है। मैं आपसे बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा। सबसे पहली बात ख़वातीन हज़रात ये है कि आज बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक्ट का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया एक बार फिर। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। और शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है, और पिछली बार जब हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनकम्युनिकाडो यानी कि उनको दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता उनका राब्ता हो गया था, और उनको जो सहूलियात जेल मैनुअल में उनको उनका हक है वो भी उनसे छीन ली गई थी। तो ये छोटे छोटे जो ये तकलीफात पहुंचाने की ये कोशिशें होती हैं या ये अटेम्प्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज इनफ। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था, इसी तरह हमें तवक्को है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस को, अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड ग्रो अ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें, कोई लोहा इंजेक्ट करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें, ट्रांसप्लांट कराएं, बस जरा मजबूत सी से खड़े हो जाएं। मैं उन लोगों का अभी नाम लूंगा तो आपका ये ट्रांसमिशन वो काट देंगे, और आपके साथियों ने मुझे कहा था कि जी नाम जरा हौला रखा करें वरना आपकी ट्रांसमिशन उड़ जाती है। वो मुस्कुरा रहे मेरे साथी जिन्होंने ये तजवीज भी मुझे दी थी, तो और हंस भी रहे हैं साहब। उसके साथ साथ मैं ये भी यहां पे कहता चलूं ख़वातीन और हज़रात कि वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो प्रिजनर्स हैं जिनका केस बड़ी एबली हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे बाकी साथी जो कोर्ट लखपत आपके अल्लाह भला करे अटक जेल में, झेलम जेल में और अडयाला जेल में इस वक्त भी पाबंद सलासल है। ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सबका सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। आप सर्विसेज सेक्टर देख लें, बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मंफी ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए हैं, इंजन सीज है, और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। भाई आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई अलग बे मईशत की हमने भी पड़ी हुई है। ये बैंकर हैं शिबली साहब, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछे कौन सी मईशत चल रही है। मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए मेरे साथ। ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है, आ जाए मेरे साथ। अकेला मैं जाऊंगा, मेरे साथ आ जाए। आप कैमरामैन सारे, आपकी मीडिया की टीम हो, हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पेशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलानो बाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। सफाई हस्ती में कोई इतना बड़ा कोई झूठा नहीं होगा जितने ये हैं। अवाम कहां पे चली गई है? बिजली का रेट 75 रुपए यूनिट पे था, पीटीआई के दौर में 17 रुपए यूनिट था। गैस का बिल देख लें, लोग तड़प रहे हैं। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, मुर्गी, आलू, सब्जी, हर चीज को आग लगी हुई है।
जिसको आप परचेजिंग पावर कहते हैं, कुव्वत खरीद, वो लोगों के हाथों से निकल गई है। यहां पे दिल पे हाथ रख के आप सारे मीडिया के साथी भी मुझे बताएं, आप किसी का गुजारा किचन का हो रहा है, और इसके बाद मुझे फिर बताइएगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं ट्वीट्स, ओपन ट्वीट्स और लेटर्स के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब का जो है, मेरे भाई ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, चेयरमैन साहब ने उसको तफसीलन बात की, उसको मैं टच करूंगा। आप ये अंदाजा लगा लें कि मतलब एक शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं और आइंदा भी होंगे, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान साहब। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीरो से शुरू किया। उनका पूरा एक निचोड़ है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनके तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। वाहिद वो लीडर हैं जो पाकिस्तान के चारों सूबों में मकबूलियत है उनकी, और जो कौम को जोड़ सकते हैं। खुदारा उनकी विजडम से फायदा उठाएं, उनके तजर्बे से फायदा उठाएं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, पंजाब का गवर्नमेंट फंक्शनरी कोई भी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो आईजी पंजाब हो, कोई भी पंजाब पुलिस का बावर्दी शख्स बलूचिस्तान में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मुझे जाके दिखाए, उसके साथ हर्षद क्या होगा? ये क्या वजह है जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत होती है बलूचिस्तान में तो आर्म्ड कॉन्वॉयज जाती हैं, कॉन्वॉय के बगैर क्यों नहीं आर्म्ड हरकत होती? ये क्या वजह है? कॉन्वॉयज, आर्म्ड कॉन्वॉयज खवातीन और हज़रात उस वक्त जाते हैं जहां पे आपको खतरा होता है। 8 अजला बलूचिस्तान के आप इस वक्त वहां पे ये हालात हैं कि पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लहरा सकता, न पाकिस्तान का कौमी तराना वहां पे गाया जाता है। किसी को शक शुबह है, इंडिपेंडेंटली चले जाएं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मेंबरान असेंबलीज जो कि हुकूमत में है, वो खुद हमें कहते हैं कि जनाब हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, आप हमारी तर्जुमान, हम लोग अपोजिशन में है, खुद मुझे वो कहते हैं कि जी आप हमारी तर्जुमानी करें, हमें डर लगता है। वो अपने घरों से क्या क्वेटा से आगे नहीं जा सकते हैं। ये हालात हैं बलूचिस्तान के इस वक्त। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, पर 1971 जब हुआ था तो उस वक्त जनरल याहिया ने कहा था कि सब ठीक है। 1970 में जब दिसंबर में इलेक्शन हुआ उसने उसे कहा था सब ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को सकूत डाका हो गया था। होश के नाखुन ने पख्तून बेल्ट बलूचिस्तान का उन सारों ने एका की है। मारंग बलोच साहिबा की बात करें, तर्जुमानी कर रही हैं वहां पे बलोच यूथ की भी। वहां पे सेक्शन 144 लगता है, लाखों लोग निकलते हैं वहां पे। उन्होंने डिफाई किया, एक मतलब किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो खवातीन बलूचिस्तान जैसे माशरे में बापर्दा खवातीन जो है वो बाहर निकली अपने हकूक के लिए। होश के नाखुन ले, ये इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का पखंड खत्म होना चाहिए। लोगों से मिले, उनके डीप डाउन उनकी जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करें। यहां पे एक और मैं बात करना चाहूं, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, सिमेट्रिक होती है, दो फौजें लड़ती हैं। एसिमेट्रिक होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर हो रही है आपके बॉर्डर एरियाज पे। बलूचिस्तान में एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। यहां पे मैं सारे मुसल्ला अफवाज के लोगों से डिमांड करूंगा कि खुदारा इन्वेस्टिगेट करें कि हमारी कैजुअलिटीज क्यों इतनी हो रही हैं। हमारे नौजवान, हमारे सिपाही, हमारे यंग अफसरान जो शहीद हो रहे हैं, कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? इन्वेस्टिगेट करें। कौम को जवाब मिलना चाहिए इस चीज का। और जहां पे मैं वजीर आजम इमरान खान साहब के ट्वीट और खत के बारे में बात कर रहा था, मैं फिर वहां पे आता हूं। आप आइन को देखें, स्टेट की डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है। आपकी स्टेट क्या चीज है? रियासत। रियासत है आपकी
कौमी असेंबली, सेनेट, आपकी सूबाई असेंबली, आपकी सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं। और सतून स्टेट के क्या हैं? आपकी पार्लियामान है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, आपकी जुडिशरी है, आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सब के सब 17 सीटें। जिंदा मिसाल ये मेरे भाई यहां पे बैठे हैं, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट से ज्यादा उनको शिकस्त दी थी। सुबह उठे फॉर्म 47 के जरिए उनकी वोट काउंट पे 1 सिफर लग गया। आज तक सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, वो केस ही नहीं लग रहे हैं, अभी तक ट्राइब्यूनल्स नहीं बैठे। 17 सीटों पे इन्होंने एक आपकी हुकूमत जो है वो आप पे मुंसलिक कर दी है। रिजीम है, हुकूमत भी नहीं, रिजीम। यहां पे मैं ये भी बात कहता चलूं कि इस वक्त बारहा बार हम लोग कहते चले, उस दिन मेरे भाई शिबली फराज साहब ने बड़ी जबरदस्त सेनेट पे स्पीच की थी 2 दिन पहले। इन्होंने एक फिगर कोट की, तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि तकरीबन 2 लाख लोग जो है वो मुल्क से, जो आपके इन्वेस्टर जो हैं 2 लाख चले गए मुल्क से। औसतन तकरीबन आपको मालूम है कि औसतन इन्वेस्टर जाता है तो $3 लाख, $4 लाख वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्टर वीजा मिलता है, वैसा नहीं मिलता। तो ये आप अंदाजा लगा लें तो तकरीबन ये $60 मिलियन बनता है। अच्छा, इसके बाद जनाब वाला आपका जो हमारे हजरात 20 लाख लोग हमारे जो है पाकिस्तान से चले गए पिछले 2 सालों में। जो अभी बोट ट्रेजेडी हुई है लीबिया के कोस्ट के ऊपर, मैं आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने दिया था, मैं प्रेस में पिछले तकरीबन इतने अरसे से मैं फिगर, औसतन मैं फिगर देता रहा हूं कि हर एक शख्स ने तकरीबन दिया होगा आपका तकरीबन 20 लाख रुपए फी कस। इन साथियों ने दिया तकरीबन खवातीन 40 लाख प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में बेच के 40 लाख रुपए दिए। तो वो आप अंदाजा लगा लें, 40 लाख को आप जरब दें 20 से तो आपका 8,000 अरब रुपया बनता है, जो कि आपका बन जाता है $29 अरब। यहां पे पंच लाइन क्या है? IMF के सामने हमने कशकोल उठाया हुआ है $1.5 अरब का कि हमें ट्रांस दे दें, और आपका $29 अरब 2 साल में चला भी गया है। आपका मतलब इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। आखिर में खवातीन और ज़ात इकोनॉमी के ऊपर भी बात की है, बेरोजगारी के बारे में हमने सामने आपकी बात कर दी है। जो हालात और वाकयात हमने बता दिया कि IMF का मिशन जो यहां पे पहली बार हुआ है, मैं वैसियत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी रह चुका हूं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुका हूं। पहली बार हुआ है कि IMF का मिशन आया है जो कि बजटरी सपोर्ट के अलावा रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। वजह वो देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क के अंदर पैसा डालना इसी तरह के तंदूर के अंदर आप कोई नोट जला दे, खत्म कर दे, उसका कोई फायदा नहीं। तपिश मिल जाएगी, फायदा उसका कोई नहीं। इस वक्त खवातीन और हज़रात दुनिया के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो आ रहे हैं वो इस चीज पे है कि मुल्क में आपके आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क तरक्की करेगा। और ये चीज एक और शख्स बार कितने सालों से कह रहे हैं, उनका नाम है खवातीन और हज़रात वजीर आजम इमरान खान साहब। तो उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। आखिर में, और मैं फिर बात अपनी खत्म करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें इनवाइट किया है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए और हमारी तरफ से तजावीज आनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में होगी। बहुत शुक्रिया। बात करूंगा जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ और कैसे उस इलेक्शन को पामाल किया गया। सबसे पहले तो मैं समझता हूं हमें अपने आप को याद कराना चाहिए कि 8 फरवरी 2024 का दिन कितना शानदार दिन था। उस दिन पाकिस्तानी कौम ने जमहूरियत से अपनी वाबस्तगी का भरपूर इजहार किया।
जो कुछ 8 फरवरी से पहले हो चुका था, जो तशद्दुद हुआ 9 मई के बाद, जिस तरह लोगों को उठाया गया, हमारे बेशतर कैंडिडेट सरकर्दा लोग हलकों में जो थे उनको जेलों में रखा गया, जेलों से लोगों ने इलेक्शन लड़े। खुद मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जानता हूं कि मुमकिन नहीं था कि आप एक इलेक्शन मीटिंग भी कर सकें अपने हलके में। हमारी मीटिंग्स पे हमला किया जाता था, जो लोग आ जाते थे उनको रात को उठाया जाता था, मारा पीटा जाता था, हमारे बैनर फाड़े जाते थे। पंजाब में एक ऐसा माहौल था फस्तायत का जो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। बल्कि उससे भी पहले जब हम अपने कागजात दाखिल करने गए, वहां पे लोग खड़े होते थे जो हमसे कागजात छीन लेते थे। कितने उम्मीदवारों के साथ मैं खुद गया जाती तौर पे, वहां मैंने लोगों को अपने हाथों से छीनते हुए देखा, उठते हुए देखा। लोगों को अगवा किया गया उम्मीदवारों को कि वो अपने कागजात ना जमा करा सके, या स्क्रूटनी के वक्त वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश ना हो सके। एक वाकया मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। मेरा हाथ पकड़े हुए एक उम्मीदवार था, हम बढ़ रहे थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर की जानिब स्क्रूटनी के लिए। अचानक 4 लोग आए, उसको दबोचा और उठा के ले गए। पुलिस साथ खड़ी हुई थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, तुम्हारे सामने हो रहे हैं, तुम रोकते क्यों नहीं? उन्होंने बेबसी से मेरी जानिब देखा, सर हम नहीं रोक सकते इनको। तो इस माहौल में इलेक्शन हुआ है और इस सब के बावजूद जिस तरह लोग निकले, बल्ला हमसे छीन लिया गया था। एक एक हल्के में पीटीआई के उम्मीदवारों के पास 5 मुख्तलिफ निशान थे। मेरे हल्के में, हल्का यानी 128 लाहौर, मेरा कुछ निशान था। मेरे नीचे 5 सूबाई असेंबली के हल्के थे, उनके अपने अपने निशानात थे। हम वोटरों के पास 5-6 निशानात लेकर गए, इनको आपने वोट देना है, हम लोग पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और उस दिन मुझे हैरत हुई, नाखानदा खातीन अपने हाथों पर, अपने कपड़ों पर हमारे निशान बनाकर लाई हुई थी। उन्होंने उन निशानों को देखकर मोहरे लगाई, ठप्पे लगाए और एक शानदार, मैं कहता हूं फिर, जमहूरियत से वाबस्तगी का इजहार हुआ और एक ऐसी जमात के लिए इजहार हुआ जो ना मजहबी मुनाफरत पर कायम है, ना लिसानी किसी तकसीम पर कायम है। ये पाकिस्तानियत से जुड़ी हुई जमात है। इस जमात का हर नजरिया वो है जो पाकिस्तान की यगानगत का नजरिया है, पाकिस्तान की सालमियत का नजरिया है, पाकिस्तान से जुड़े रहने का नजरिया है। और इस जमात पे हमला किया गया। मनसूबा साजों ने यह सोचा कि यह जमात है जिसको हमने खत्म करना है, जिसको हमने पार्लिमान में अपना असल वजूद कायम नहीं रखने देना। और इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान मैं आपसे कहूं हुआ है पाकिस्तान की हैयत पे। इस वक्त मुल्क में जो मायूसी का आलम है, जो बलोचिस्तान का हाल मेरे भाई उमर अयूब ने आपको बताया, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में है। आपने मुल्क में उन ताकतों को ताकतवर बनाया जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो मुल्क से खाइफ हैं, और वो ताकत जो मुल्क को जोड़ना चाहती है, मुल्क के हर सूबे को, हर खित्ते को जोड़ना चाहती है एक नजरिए के साथ, उस पर आपने हमला किया। ये हैं वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर, मनसूबा साज, पाकिस्तान की तरक्की के खैरखा बताते हैं। उस दिन जो किया गया वो दरिंदगी थी, और ये जरूरी है कि आपको इल्म हो कि क्या दरिंदगी थी, कैसे ये सब कुछ हुआ उस दिन। हम ये बात उमूमी सतह पे तो कर देते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट अब आई है पतन की, ये एक इदारा है जो इलेक्शन के मामलात पे नजर रखता है। इसके साथ में आपके लिए एक और क्लिप हो सका तो हम चलाएंगे, वरना आप खुद देखिए। सोच टीवी के नाम से एक इदारा है जिसने एक शानदार डॉक्यूमेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके सामने जो बात आ जाना चाहिए और जिसका हर लम्हे हमें इदराक होना चाहिए वो ये है कि इलेक्शन पे हमला कैसे हुआ। ये बहुत अहम है कि हम समझें उसकी जुजियात को। उस दिन लोगों ने तो वोट डाल दिया। देखिए, आमतौर पे धांधली ऐसे होती है कि पोलिंग स्टेशन पे हमला करा दिया, वोटिंग रोक दी, डब्बे उठा के ले गए। ये नहीं हुआ। ये तब हुआ करता था जब धांधली फरीकैन करवाते थे। एक फरीक दूसरे फरीक के वोट कम करना चाहता है या ये चाहता है कि उसके जो वोटर हैं वोट डाल ना सके। या ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन का दिन बिलुमूम ठीक गुजरा, लोग आए, लोगों ने वोट डाले। उसके बाद गिनती जो थी पोलिंग स्टेशन में वो भी ठीक हो गई, मोर और लेस। फॉर्म बन गए पोलिंग स्टेशन में। अब ये अहम बात है, देखिए, एक सूबाई असेंबली के हल्के में तकरीबन 400-425 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन पे डब्बे खोले, दर्ज किया जाता है एक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 45। उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उनके आगे जो वोट निकलते हैं डब्बों से वो दर्ज कर दिए जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे उम्मीदवारों के
या कम से कम उन उम्मीदवारों के जिनको जीतने का ख्याल होता है कि हम जीत सकते हैं, उनके पोलिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं। तो उनकी निगरानी में ये अमल होता है। पोलिंग एजेंट साहिबान दस्तखत भी कर देते हैं फॉर्म 45 पे, और ये हमारे कानून की एक बड़ी, मैं समझता हूं, ताकतवर शिक है। ये तमाम अमल कानून के मुताबिक हो गया उस दिन, मोर और लेस, तकरीबन मैं कहूंगा 90% हलकों में ऐसा हो गया। उसके बाद ये होता है कि पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं, वो ये तमाम मवाद जो वोट पड़े उनका थैला और उसके साथ जो फॉर्म 45 बना, ये लेकर वो आते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। 400 या 450 पोलिंग स्टेशन है अगर एक हल्के में, मेरे हल्के में 433 पोलिंग स्टेशन थे। उन 433 पोलिंग स्टेशन में से हर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना फॉर्म लाकर रिटर्निंग अफसर को देना होता है। कानून ये कहता है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तमाम उम्मीदवारों को हक हासिल है कि वो बैठे और जैसे जैसे ये फॉर्म आते हैं उनकी निगाहों के सामने वो आए, उन फॉर्मों में जो नंबर लिखे हुए हैं उनको दर्ज करे रिटर्निंग अफसर और फिर उनको उनका शुमार करे, उनको एड अप करे। ये तमाम अमल जो है उम्मीदवारों की मौजूदगी में कानूनन होना होता है और इसके नतीजे में बनता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 47, यानी कि जो 433 पोलिंग स्टेशन थे, हर पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो लेकर आपने उसको जमा किया और फिर एक फॉर्म 47 है, उसमें आपने वो दर्ज कर दिया कि हर उम्मीदवार के वोट कितने हैं। तो ये है इलेक्शन का अमल जो कानून में दिया हुआ है और इसमें कोई सुकून नहीं है, ये बहुत अच्छा अमल है। ये हो रहा था उस दिन, हम रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बैठे हुए थे कि अचानक ये कहा गया कि यहां गोली चल गई है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, और हम सबको गरीबानों से, और तो कोई था ही नहीं, मेरे पोलिंग रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मैं था और मेरी अहलिया थी और हमारे एक दो इलेक्शन एजेंट थे, हमें गरीबानों से पकड़कर धकेल कर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त तक जितने रिजल्ट आए थे उनमें हर पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह के फजल से हम जीत रहे थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं अपने इलेक्शन का, ये 80-90 सीटों पे यही अमल हुआ है पाकिस्तान में। हमें बाहर फेंका गया और कहा गया कि इसके बाद का जो अमल है वो अब खुफिया होगा, उसमें किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान आ रहे थे अपने फॉर्म 45 लेकर, उनसे लिए गए। बाद में हमें पता चला कि बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान को तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर आने ही नहीं दिया गया, उनको ट्रकों में बिठाकर एक फैक्ट्री में मुंतकिल किया गया और वहां पे यह अमल हुआ कंसोलिडेशन का जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होना था। और हुआ उसमें क्या किया ये गया कि एक फॉर्म 45 है, उसमें अगर लिखा है कि उम्मीदवार अलिफ के वोट आप कह लीजिए 575 हैं और उम्मीदवार बे के वोट जो हैं वो आप कह लीजिए 45 हैं, तो उस 45 से पहले एक 9 लगा दिया गया, उसको 945 कर दिया गया। 400 वोटों का फर्क आ गया, उसके वोटों में 900 का आपने इजाफा कर दिया और उसके बाद इन फॉर्म्स को यूं काट छांट कर बनाया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या, जब आप एक पोलिंग स्टेशन पे 75 वोटों को 975 करते हैं तो इन फॉर्मों में नीचे कुल तादाद वोटों की होती है। एक तो हर उम्मीदवार के वोट होते हैं, नीचे एग्रीगेट होता है इस पोलिंग स्टेशन पे मुकम्मल वोट पड़े कितने, उसको आपने तब्दील कोई ना किया। ऊपर तो आपने 75 के साथ 9 लगा दिया, नीचे जहां लिखा हुआ था कि इस पोलिंग स्टेशन पे मिसाल के तौर से 900 वोट पड़े तो वो नीचे 900 का 900 ही लिखा रह गया, उसको आप 1800 नहीं कर सके क्योंकि वो करने के लिए आपको एक लगाना पड़ता, फिर 9 को 8 बनाना पड़ता, फिर उसके साथ आपको जो पूरा जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाता। इसी तरह ये बड़ी जरूरी बात है कि हम समझें हुआ क्या। फॉर्म 45 के साथ एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 46। फॉर्म 46 में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है पोलिंग स्टेशन पे, वो ये लिखता है कि मैंने कितने बैलेट पेपर जारी किए, कितने वोट पड़े, कितने वैलिड थे, कितने जाया हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बैलेट्स जो उस पोलिंग स्टेशन पे इस्तेमाल हुए हैं उनका अकाउंट होता है, वहां पे लिखा होता है। उसको भी तब्दील नहीं किया गया, कर ही नहीं सकते थे क्योंकि अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 900 वोट पड़े हैं, 900 उसने बैलेट दिए हैं, तो उसने तो वहां पे यही लिख दिया कि 900 मैंने दिए हैं, इसमें 4 जाया हो गए। जबकि यहां आपने 900 को 1800 बना दिया 75 से पहले एक 9 का हिस्सा लगाने की वजह से। तो फॉर्म 46 में भी फिर ये आना चाहिए कि इस पोलिंग स्टेशन पे 900 नहीं 1800 वोट पोल हुए, तो वो तो हुआ कोई नहीं। आप आज भी जाकर अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और उस पर आप हल्का वाइज देखें इन फॉर्म्स को, अब ये शायद उतारना शुरू कर देंगे क्योंकि इनकी चोरी इतने फाश तरीके से पतन ने पकड़ी है कि अब इनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं है।
आपको हल्के के बाद हल्का नजर आएगा, जहां जो टोटल नंबर से 75 को 975 किया गया वो तो 1800 बन जाती है। तो ये चोरी छुप नहीं सकती थी। इस चोरी को पतन की रिपोर्ट ने पकड़ लिया है, बड़े फाश तरीके से पकड़ लिया है। और इससे नजर यह आता है कि कोई भी जी शऊर अगर इसको देखेगा, और हम तकाजा करते रहे हैं कि इलेक्शन को देखे सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन के जरिए, हम नहीं कह रहे कि आप जुजियात में जाएं, सिर्फ जो शायाशुदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिकॉर्ड है उसी को अगर आप पढ़ लें, जिसको इलेक्शन कमीशन सही मानता है, तो ये जो हुआ है ये बिल्कुल रोशन की तरह हमारे सामने आ जाती है बात। इस इलेक्शन को इतनी बेदर्दी से लूटा गया और इतने बॉन्डे अंदाज से लूटा गया कि छुपना मुमकिन नहीं है। तो ये चीज है जो इस पतन की रिपोर्ट ने वाजे की है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सब इसका मुतालिया करें। इसमें एक और चीज देखिए क्या हुआ। अब मेरे फिर इलेक्शन पे आ जाती हैं 128, और ये मैं अर्ज कर रहा हूं तमाम हल्कों में इसी तरह हुआ। अब चूंकि मुझे हराना मकसूद था, हम 433 में से अल्लाह के फजल से तमाम पोलिंग स्टेशन जीत चुके थे। मेरे पास जो फॉर्म 45 आए, एक भी पोलिंग स्टेशन हमने नहीं हारा था। मेरी जो लीड थी वो 1 लाख से ज्यादा की थी। अब 1 लाख की लीड को खत्म करने के लिए इनको यह करना पड़ा कि इन्होंने चंद पोलिंग स्टेशन चुने, तकरीबन 170 पोलिंग स्टेशन चुने। उन पोलिंग स्टेशन पर यह हरकत की गई कि 1000 वोट 900 वोटों का इजाफा किया गया, और वो एक ही उम्मीदवार के हक में किया गया, ताकि जो 1 लाख की लीड है उसको कम करके 15-16 हजार की दूसरे की बर्तरी कायम की जाए। अब ये जब उन्होंने किया अमल कौमी असेंबली के लिए, तो उस रात चूंकि हिजान का आलम था, ये भूल गए कि एक पोलिंग स्टेशन पे वोट कौमी असेंबली को भी पड़ते हैं और सूबाई असेंबली को भी वहीं पे पड़ते हैं। उसी पोलिंग स्टेशन पे 2 डब्बे होते हैं। हर शख्स को जो अंदर जाता है बैलेट पेपर एक कौमी असेंबली का दिया जाता है और एक सूबाई असेंबली का दिया जाता है। तो हुआ ये कि 170 पोलिंग स्टेशन ऐसे बन गए जहां कौमी असेंबली का जब आप रिजल्ट देखते हैं तो जो तनासुब है वोट पड़ने का, जिसको टर्न आउट हम कहते हैं, वो 90% है, 85% है, 95% है, कुछ पे 112% है कि 100 से भी ज्यादा फीसद वोट पड़ गए। और उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे जब आप सूबाई असेंबली का रिजल्ट देखते हैं तो वो 40% है, 35% है, 38% है। यानी कि उसी एक पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली के वोट जो हैं वो 40% पड़े टोटल वोट के, और जबकि उसी पोलिंग स्टेशन पे कौमी असेंबली के वोट जो हैं वो 90-95% पड़ गए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो सिर्फ मजाक खेज नहीं है, ये वाजे डाके का सबूत है। तो ये आपको बेशुमार 80 कौमी असेंबली के हलकों में आपको ये सूरत नजर आएगी जो इस रिपोर्ट ने, और जो सोच टीवी का मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्री जो मैं कह रहा हूं अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हुआ क्या। ये इतना बॉन्डा एक डाका है कि ये छुप नहीं सकता था, और ये नहीं छुपा। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इसको पढ़िए और कौम को बताइए कि उनके वोट को कैसे जाहिल किया गया, कैसे अवाम की, पाकिस्तान की आवाज को सल्ब किया गया। ये चीज अब रोजे रोशन की तरह हमारे हाथों में है, हमारे सामने है। ये मुमकिन नहीं है कि एक ही पोलिंग स्टेशन पे कौमी असेंबली का टर्नआउट 90 या 95 या 112% हो, और उसी पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का टर्नआउट जो है वो 40% या उससे भी कम हो। ये आपको 80 कौमी असेंबली के हलकों में ये सूरत आपको नजर आती है वाजे तौर पे। तो अब इसके बाद अगर कोई जरा सी भी शर्म थी, कोई जरा सा भी पर्दा था इस इलेक्शन के हवाले से, तो वो खत्म हो चुका है। ये इलेक्शन सरासर झूठ पर मबनी है। इसके नतीजे में कायम होने वाली असेंबली अपना अखलाकी जवाज बिल्कुल नहीं रखती, कानूनी जवाज भी हम समझते हैं नहीं रखती। सिर्फ इसलिए ये चल रही है असेंबली कि हमारी इलेक्शन पिटिशनों को सुना नहीं जा रहा। हमने फिर हम गए अगले दिन ही 8 फरवरी को ये इलेक्शन होता है, 9 को फॉर्म 47 का ऐलान किया जाता है, 10 फरवरी को मैंने इलेक्शन कमीशन में अपने सारे फॉर्म 45 फाइल कर दिए थे, जिनमें नजर आ रहा है मेरी लीड 1 लाख से जायद की है कि एक दिन में मैं 443 फॉर्म 45 बना सकता था दस्तखत शुदा। अगले दिन 10 फरवरी को ये तमाम मवाद हमने इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिया और कहा ये हुआ है हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन में इस्तेहजा किया गया, मजाक उड़ाया गया मेरा। कहा बना लाए होंगे रातों रात, हमें क्या पता। मैंने कहा हम रातों रात 433 बना लाए। फाक किया वो ऐसे जज साहिबान के नाम थे जिनके हवाले से हम सब तसल्ली रखते हैं कि वो आजाद मंश हैं, वो रखते हैं स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जिसका जिक्र उमर अयूब साहब ने किया। और हम खुश थे कि अब इंसाफ पसंद जजों के सामने हमारे मुकदमे चलेंगे। उस फैसले का जवाब ये दिया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, वहां पे काजी फायजीसा साहब ने बैठकर फैसला दिया कि नहीं,
नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, वो खुद दे सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस किताबें होने की। और साथ ही इन्होंने, इस असेंबली ने कानून बना दिया, उस कानून में तरमीम की और कहा कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज नहीं। कानून यह था 8 फरवरी को कि इलेक्शन पिटिशनें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी मर्जी के रिटायर्ड जज सुनेंगे इलेक्शन पिटिशनें। और मेरा मुकदमा उठाकर इन्होंने एक रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया। वो पता ये चला कि वो रिटायर्ड जज साहब तो रिटायर्ड जज भी नहीं है, वो पीसीओ के जज थे, जो जब मुशर्रफ ने असेंबली जब इमरजेंसी लगाई थी 2007 में, उसके बाद कुछ लोगों को जज मुकर्रर किया था, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कहा कि इनकी तकर्री सरीहन गैर आईनी थी, लिहाजा ये वॉइड एब इनिशो हैं, इनको कोई हक हासिल नहीं कि अपने नाम के साथ जस्टिस लिख सके, इन्हें रिटायर्ड तस्वुर नहीं किया जाएगा, इनकी तकर्री को कलअदम तस्वुर किया जाएगा। तो इस किस्म के लोगों को इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया। ये है हमारे सामने सूरत हाल कि किस तरह इस असेंबली ने, जो ना अखलाकी जवाज रखती है ना कानूनी जवाज रखती है, कानून में तरमीम की। उस तरमीम का सहारा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने किस किस्म के लोगों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि अब ये मुकदमे सुनो, और उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपसे अर्ज करूं। एक जज साहब ने सिर्फ 32 मुकदमे जो उनको दिए गए, उसमें से 28 मुकदमे पहली तारीख पे खारिज कर दिए, यह कहकर कि जो मोहर लगाई है ओथ कमिश्नर ने, जो वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं वो मोहर लगाते हैं ओथ कमिश्नर कचहरी में कि हाँ जी ये मेरे सामने पेश हुए थे, ये इनके दस्तखत थे, मोहर ठीक नहीं लगी हुई, ये मदम है, या इस पे इसको ठीक जगह नहीं कागज पे लगाया गया, या इसके नीचे तारीख जो है वो नहीं पढ़ी जा रही। 28 केस एक जज ने 32 में से पहली पेशी पे खारिज कर दिए। उन 28 के 28 केसों में सूरत हाल यही थी जो मैंने आपके सामने बयान की है कि किस तरह इलेक्शन को लूटा गया, किस तरह कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में फर्क डाला गया। लेकिन पूरा सिस्टम जो है इस वक्त वो गैंग अप हो चुका है। वो कहते हैं आपके सामने अब ना कोई कानूनी रास्ता है, ना आपके सामने इलेक्शन का कोई रास्ता बचा। जिस तरह इलेक्शन हुआ और जिस तरह से उसको लूटा गया, अब हमें यह कहा जा रहा है कि आइंदा हर इलेक्शन ऐसे ही होगा। इस बार थोड़ी सी हमसे ऊंच नीच हो गई थी, अब तो हम पहले से ही फॉर्म बना के लाएंगे ताकि रातों रात बदलना ना पड़े उनको। तो अब अगर इलेक्शन इस मुल्क में आइंदा ऐसे होने, कहा मुझे एक बड़े मुतबर और मुक्तदर शख्स ने, नाम है सर नहीं, कि हमने न्यू नॉर्मल कायम कर दिया है, आप लोगों को इसी में खेलना होगा, हमसे बात करनी होगी, इलेक्शन करने से आने से पहले, उम्मीदवार बनने से पहले हमसे इजाजत लेना होगी। सिर्फ वही फॉर्म 47 पाएगा जिसको हम कहेंगे, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी। दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये जुमला बोला गया मेरे साथ। भूल जाएं इस मुल्क में जमहूरियत को। जमहूरियत का खेल हम खेलेंगे, इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन इलेक्शन का नतीजा ऐसे ही मुरतब होगा जैसे इस दफा हुआ, और आइंदा इससे ज्यादा हम बेखौफी से करेंगे, रातों रात नहीं करेंगे, पूरी हम पेशबंदी करके आएंगे। तो इस मुल्क में मैं अर्ज करूं, ये सिर्फ एक इलेक्शन पे डाका नहीं डाला गया, ये जमहूरियत के तस्वुर पे डाका डाला गया है। हमें अब ये कहा जा रहा है कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो कि ताकत कहां है। ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं है। इस मुल्क में हुक्मरानी आइन की नहीं है, इस मुल्क में हुक्मरानी कानून की नहीं है, इस मुल्क में हुक्मरानी हमारी है। हमसे बात करके इलेक्शन लड़ो, फॉर्म 47 फिर चाहे पहले ही ले लो, अपनी जेब में रख लो, हम पहले ही तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा नतीजा क्या होना है। ये हमें आज कहा जा रहा है। इसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है, इसके खिलाफ इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। उसका जुर्म यह है कि वो इस मुल्क के लिए जमहूरियत मांग रहा है। हम सब पे लातादाद मुकदमे कायम है, मुझ पर 18 मुकदमे दहशतगर्दी के कायम है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मैं हक बात करना चाहता हूं, मैं नहीं हटूंगा इससे पीछे। डाले मुझे किस कोठरी में डालते हैं, वहां भी मेरी आवाज गूंजेगी और यही कुछ कहेगी जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क के कानून पर डाका डाला गया है, इस मुल्क की अखलाकियात पर डाका डाला गया है, और हम बोलते रहेंगे, आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपका फर्ज है, पाकिस्तानी कौम का फर्ज है, पाकिस्तानी सहाफत का फर्ज है कि सच को सामने लाए। सच वो है जो हमारे सामने है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, जो पतन की रिपोर्ट में है, जो सोच टीवी के वीडियो में है, जो उन लातादाद बच्चे बच्चियों के दिलों में है जिन्होंने उस दिन वोट डाला। मॉडल टाउन लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर मैं गया, एक बच्ची आके रोना शुरू हो गई। उसने कहा अंकल ये मैंने पहला वोट डाला है अपनी जिंदगी का, अपनी वालदा के साथ थी वो, इसकी आपने हिफाजत करनी है, आपने हमें हमारा हक दिलाना है।
ये मुल्क वो मुल्क है जहां 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की 40% से ज्यादा तादाद किसी स्कूल में नहीं जाती, कोई मदरसा, कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो जाते भी हैं वो 10 साल की उम्र में एक पैराग्राफ उर्दू का नहीं पढ़ सकते। ये है जो हम तालीम दे रहे हैं, क्योंकि हमने अशराफिया के हवाले कर दिया इस मुल्क को। हमने कहा यह मुल्क अशराफिया की जागीर है, अशराफिया के बच्चे जाएंगे, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जाएंगे, वो ठीक ठाक हो जाएंगे, उनको नौकरियां भी बैंकों में मिल जाएंगी, वो गाड़ियां भी चलाएंगे। लेकिन गरीब का बच्चा ना स्कूल जाएगा, और अगर जाएगा तो रींगेगा, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो किसी मुसाबकती दौड़ में शामिल नहीं हो सकेगा। आपके 40% बच्चे 10 साल की उम्र में स्टंटेड हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, क्योंकि जमहूर की आवाज को गैर अहम समझा जाता है। आज सिंध में एक तहरीक चल रही है पानी के लिए। क्यों चल रही है? ये कहा गया ये ग्रीन इनिशिएटिव है, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग है, और नहरें बनाकर हम इन नए कॉर्पोरेट फार्मर्स को वो पानी देंगे जो हजारों सालों से सिंध का हारी इस्तेमाल कर रहा था। उसका पानी छीन कर हम किसी कंपनी को देंगे और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेगी। गरीब तो वैसे ही गरीब था और थोड़ा हो गया, मर गया, तो क्या फर्क पड़ता है? आज सिंध इसके खिलाफ बरसरे पैकार है। मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां आपने जमहूरियत को दबाया हो और वहां आवाज ना उठ रही हो। पूरा मुल्क आज सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि जितनी भी आपने गुफ्तगू